हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 नगर जीवन का आरंभ। इससे पहले दोस्तों मैंने चैप्टर फर्स्ट आदिम मानव अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चैप्टर का नाम है नगर जीवन का आरंभ। इसमें पहला टॉपिक है नगर। कह रहा है कि समय के साथ साथ कुछ छोटे गांव बड़े होते गए, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, नई ज़रूरतें पैदा हुई और नए धंधे शुरू हुए। इन बड़े गांव के निवासी संपन्न थे क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे, इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में दे सकते थे। अर्थात कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो पहले छोटा छोटा गांव सब था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब गांव बड़ा होने लगा तो उनमें रहने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी तो नए ज़रूरतों का महसूस किया गया, नए धंधा शुरू किया लोगों ने। कह रहा है कि इन बड़े गांव के जो निवासी सब थे ना, वे संपन्न थे क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादित कर लेते थे, इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों से बदल लेते थे। उसके बाद कह रहा है, अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई थी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे और अपने लिए अनाज पैदा करे। कह रहा है तो जब सब लोग सामान की अदला बदली करने लगे तो इसका ज़रूरत नहीं रह गया कि सब आदमी अपने जीवन के भरण पोषण के लिए कृषि करेगा और अपने लिए अन्न का उत्पादन करेगा। कह रहा है कि जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हुई चीज़ों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए गए अपनाद से बदल लेते थे। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जुलाहा है, कपड़ा बुनने का काम है, उसका कपड़ा बनाता है, और कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, या बढ़ई है जो लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करता है। तो वे मतलब जो कृषि करता था उससे सामान की अदला बदली कर लेते थे। इस प्रकार इन लोगों का जीवन आसानी से कट जाता था। उसके बाद कह रहा है कि धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया तो कारीगर साथ रहने लगे और इस प्रकार गांव नगर में परिवर्तित हो गए या गांव नगर बनते गए। कह रहा है कि धीरे धीरे व्यापार में जब बढ़ोतरी होने लगी तो कारीगर लोग जो थे वे साथ रहने लगे काम की दृष्टि से, और काम के लिहाज से जो गांव सब था नगर बनता गया। उसके बाद है दोस्तों, आमतौर पर शहरी जीवन को सभ्यता की शुरुआत और संकेत माना जाता है। सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। कह रहा है कि ऐसे तो आमतौर पर शहरी जीवन को ही सभ्यता की शुरुआत कहा जाता है और संकेत माना जाता है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा सभ्यता आया है तो इसको डिफाइन किया गया है। दोस्तों इसको ज़रूर आप लिख लें कि सभ्यता क्या है। तो सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आया है संस्कृति की चर्चा हुई है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि संस्कृति आखिर क्या होता है। संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है, यानी कि समाहित होता है। एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं। तो संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के
सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। उसके बाद दोस्तों है कि पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने के से कुछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की उपज का शहरों और गांवों के बीच लेन देन, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने के से कुछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है कि जब अनाज उत्पादन ज़्यादा होता था, जिससे लोगों को ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती थी। जैसे मान लीजिए कि हम पुराने ज़माने में गेहूं की ही अगर खेती होती थी तो गेहूं की कटाई के लिए कुछ नए नए चीज़ बनाता था सब, कि कटाई कैसे होगा, या गेहूं की खेती को उन्नत किस प्रकार बनाया जाए। जिस प्रकार इसी प्रकार कह रहा है कि शिल्पों में विशेषज्ञता प्रति, शिल्प का अगर इंग्लिश में हम समझे तो शिल्प मतलब होता है टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो कह इसलिए मतलब टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की उपज का शहरों और गांव के बीच लेन देन होता है। इस लेन देन से शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। जब लोग टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि शिल्प विज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजिस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। तो शिल्प विज्ञान क्या होता है? तो शिल्प विज्ञान का शाब्दिक अर्थ अगर समझा जाए तो इसका मतलब होता है निर्माण। और शिल्प विज्ञान में हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ज्ञान की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अधिक प्रभावी हुआ तो लोगों को सोचने के लिए और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिक समय मिला। कह रहा है कि जैसे जैसे मनुष्यों का प्रकृति और उत्पादित की हुई वस्तुओं के साधनों पर नियंत्रण होने लगा, मतलब अधिक होने लगा, तो लोग अधिक सोचने और अपना जीवन स्तर सुधारने की प्रयास में लगे रहे। कह रहा है कि इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। लेखन की खोज से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आसान हो गया और ज्ञान की उपलब्धि पहले के मुकाबले अधिक लोगों के लिए संभव हो सकी। लेखन की खोज जो है ना एक महान खोज माना गया है। क्यों? क्योंकि लेखन का खोज हो गया तो ज्ञान का प्रसार जो था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुत आसानी से हो जाता था। इसलिए कहा गया है कि लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है, क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना होता है। कह रहा है कि लेखन का जो प्रसार है अक्सर शहरों के विकास में समाहित होता है, क्योंकि व्यापारी सब जो रहते हैं वो तो नगर या शहर में ही बसे होते हैं व्यापार के दृष्टि से, जिससे वे अपने हिसाब किताब रखते हैं। शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता बढ़ती गई। ठीक है, कह रहा है कि जैसे जैसे शहरों का विकास होने लगा वैसे वैसे विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता में बढ़ोतरी होने लगी। दोस्तों थोड़ा सा आर्थिक भिन्नता को हम समझ लेते हैं। तो आर्थिक असमानता या भिन्नता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है। आर्थिक असमानता कभी कभी आय असमानता, धन असमानता या धन अंतर को संदर्भित करती है। अर्थशास्त्री आमतौर पर आर्थिक असमानता के अध्ययन हेतु 3 मापीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं: धन, आय और खपत। अगर हमें से कोई पूछे कि आर्थिक भिन्नता या असमानता क्या होती है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर्थिक असमानता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है। उसके बाद दोस्तों है समाजों
के शासन के लिए अधिक विस्तृत कानूनों की आवश्यकता पड़ी। साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिला। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। कह रहा है कि समाज के जब जैसे जैसे समाज बड़ा होने लगा और उनमें लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि समाजों को के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कोई कानून हो। साथ ही अब कुछ लोगों का माइंड जब डेवलप हुआ तो वे विश्व और मानव के बारे में सोचने लगे। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म होता गया। उसके बाद अगला कह रहा है कि सबसे पुराने जिस नगर की भारतीय उपमहाद्वीप में खोज हुई वह था रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध वर्तमान पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में हुई। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा कि सबसे पुराने जिस नगर की भारतीय उपमहाद्वीप में खोज हुई वह था रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध वर्तमान जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है के मोहनजोदड़ो की हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो की हुई। दोस्तों अब थोड़ा सा इसमें आया है कि उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप क्या होता है इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों प्रयास करते हैं। दोस्तों हमें उपमहाद्वीप समझने के लिए पहले थोड़ा सा द्वीप को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग द्वीप को समझते हैं, उसके बाद महाद्वीप को समझेंगे और फिर उसके बाद उपमहाद्वीप को समझेंगे। तो सबसे पहले द्वीप अथवा टापू दोनों एक ही चीज़ है। इसको अंग्रेजी में आइलैंड कहा जाता है। तो कह रहा है कि जल के बीच के स्थल को कहा जाता है द्वीप अथवा टापू। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है। द्वीप कई प्रकार के होते हैं और प्राकृतिक कारणों से बनते हैं। बहुत छोटे छोटे द्वीप के समूह को द्वीपपुंज और बहुत बड़े द्वीप को महाद्वीप कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं कि द्वीप अथवा टापू या आइलैंड जल के बीच के स्थल को कहा जाता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है। द्वीप कई प्रकार के होते हैं और कई प्राकृतिक कारणों से बनते हैं। बहुत छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीपपुंज और बहुत बड़े द्वीप को महाद्वीप कहा जाता है, और महाद्वीप के छोटे भाग को उपमहाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है, देखिए ये है हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र। देखिए ये हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी ये आपको दोस्तों दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये जितना भी ब्लैक एरिया बुझा रहा है ये सब दिखाई दे रहा है ब्लैक एरिया, ये सब हड़प्पा संस्कृति का विस्तृत क्षेत्र था। कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार क्षेत्र था। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग थोड़ा सा आएंगे और उसके बाद अगला टॉपिक क्या है। देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें आगे पुरातत्ववेत्ता वर्ड आएगा तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि पुरातत्ववेत्ता आखिर होता क्या है। तो पुरातत्ववेत्ता क्या होते हैं? प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को पुरातत्ववेत्ता और अंग्रेजी में इनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे को नोट करते चले जो मैं बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट करते चले तो बेहतर होगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी घाटी के पार भी हुआ है हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब और पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था इसका क्षेत्र। तो हड़प्पा संस्कृति समूचा यानी पूरा सिंध तथा बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है और लगभग पूरा पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी सहित हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैला हुआ था या थी।
यदि तुम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढूंढो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा था। दोस्तों मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा था। दोस्तों भौगोलिक विस्तार कहने का मतलब है कि इसका क्षेत्र कितना बड़ा था, कितना बड़ा, इसलिए इसे सभ्यता कहते हैं। कहने का मतलब हड़प्पा का जो भौगोलिक विस्तार था ना बहुत बड़ा था, इसलिए इसको सभ्यता कहा जाता है। और सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि लोग अब पहले के युगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत कर रहे थे। नगरों का निर्माण बढ़िया योजना के अनुसार हुआ था और इनकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था। लोग सुखी और संपन्न थे और मनोरंजन तथा चिंतन के लिए इनके पास अवकाश था। कह रहा है कि सभ्यता इसको इसलिए कहना उचित होगा क्योंकि वहाँ का जो जीवन प्रणाली था वो उन्नत किस्म का था। नगरों का जो निर्माण किया गया था वो बढ़िया योजना के अनुसार किया गया था और उनके देखभाल का भी अच्छा प्रबंध किया गया था। वहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे और मनोरंजन और चिंतन के लिए उनके पास काफ़ी समय था। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। वे अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, क्या कि पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का लोग अपनी भाषा को किस प्रकार लिखते थे। तो ऑप्शन दे देगा चित्र संकेत में, कलम से, पेंसिल से या और कोई अन्य ऑप्शन दे सकता है। तो आप क्या मारेंगे? चित्र संकेत से। उसके बाद कह रहा है कि दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को पढ़ने और समझने में हमारे इतिहासकारों को अभी सफलता नहीं मिली है। चित्र संकेतों में वे अपनी भाषा को तो लिखते थे तो वे ही समझते थे, लेकिन अभी तक हमारे इतिहासकार को समझ में नहीं आया है और उम्मीद है कि आगे ज़रूर कभी न कभी सफलता मिलेगी और हड़प्पा संस्कृति के विषय में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसमें आया है इतिहासकार, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इतिहासकार क्या होते हैं। इतिहासकार वे हैं जो इतिहास लिखते हैं। इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति है जो अतीत से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं एवं उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करके और उसे एक पुस्तकबद्ध लिखते हैं। कहा जा रहा है, फिर से समझते हैं कि इतिहासकार आखिर होते क्या हैं। तो इतिहासकार वे हैं जो इतिहास लिखते हैं। इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति है जो अतीत से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं एवं उसके विषय में लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः नील, फरात, दजला तथा हो नदी की घाटियों में दूसरी सभ्यताएं फल फूल रही थी। यानी कि ये दोनों सभ्यता जो थी, ये भारतीय उपमहाद्वीप वाली सभ्यता जो थी यानी हड़प्पा संस्कृति जो थी, ये दोनों का समझिए कि काल उसी काल के समय का है जब हड़प्पा संस्कृति विकसित हो रहा था। कब विकसित हो रहा था? जब दूसरी सभ्यताएं जैसे नील, फरात, दजला तथा हांगहो नदी की घाटियों में दूसरी सभ्यताएं फल फूल रही थी। दोस्तों इसके विषय में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस जो 6th क्लास का है बुक है और जब हम लोग 9th में का ओल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ हम लोग सभ्यता ही पढ़ेंगे। उसमें एक के बाद एक सभ्यता आएंगी, जैसे चाइनीज सभ्यता आएगी, यूनानी आएगी, रोम आएगी, मेसोपोटामिया की आएगी, फिर अमेरिकी सभ्यता आएगी। तो उसमें हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप तो देख लिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व में यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ। उस समय मिस्रों में पिरामिडों का निर्माण करने वाले फर्राओं यानी प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि है। फर्राओं क्या होता है? तो प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि है कि सभ्यता थी। कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति को महत्व प्राप्त हुआ 2500 ईसा पूर्व या ईस्वी की बात करें तो 4500 वर्ष पहले। ठीक है, उसी समय हुआ जब मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करने वाले फर्राओं
की सभ्यता थी। अब इसमें आया है पिरामिड, तो थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड जो है ना, मिस्र का स्मारक स्थल है, ठीक है, इसी को पिरामिड कहा गया है। उसके बाद है दोस्तों कि आज जो देश इराक के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सुमेर सभ्यता थी। खरा है कि आज जो इराक के नाम से जो देश प्रसिद्ध है, वहाँ कौन सी सभ्यता थी, तो सुमेर सभ्यता थी। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सुमेरी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। उन दिनों भी भारत और संसार के अन्य भागों के बीच व्यापार चलता था। व्यापार दोस्तों शुरू से ही चली आ रही है, और आगे हम जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे सब में व्यापार के कारण ही एक दूसरे से समझिए कि एक दूसरे से सभ्यता के बारे में जानकारी था। तो दोस्तों दूर दूर तक जाकर भारत के जो सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वे दूर दूर जाकर व्यापार किया करते थे, या अलग से भी लोग व्यापार करने आया करते थे यहाँ। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग के सुमेर के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो हड़प्पा संस्कृति का जब उत्खनन हुआ तो उससे कुछ ऐसा भी प्रमाण मिला है जिससे पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का सुमेर के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था। अगला टॉपिक है दोस्तों परिवेश। कह रहा है कि उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिनमें आजकल का पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से ढका हुआ था। जलवायु नम और आर्द्र थी तथा सिंध और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे वे जंगली जानवर जैसे बाघ, हाथी और गैंडा। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा कि वे किस पशु से परिचित थे, तो बाघ, हाथी और गैंडा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा जलवायु की चर्चा की गई है, तो हम लोग थोड़ा सा जलवायु के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जलवायु होता क्या है। जलवायु को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या जानकारी के लिए ध्यान में रखें। जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द मौसम के काफ़ी करीब है, पर जलवायु और मौसम में कुछ अंतर है। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंड के लिए ही प्रयुक्त होता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए, छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के रूप में अगर समझे तो आज से 30,000 साल पहले पृथ्वी की जलवायु आज के अपेक्षाकृत गर्म थी। अगर इसको आप नोट करने के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। दोस्तों जलवायु दो प्रकार की होती है, सम और विषम। सम जलवायु उसे कहते हैं जहाँ के मौसम में गर्मियों में न ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में न अधिक सर्दी पड़ती है, जहाँ तापमान में समान। दोस्तों सम जलवायु किसको कहेंगे, तो सम जलवायु उस जलवायु को कहते हैं जहाँ गर्मियों में ना अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ना अधिक सर्दी पड़ती है। ऐसी जलवायु दोस्तों केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों है विषम जलवायु। तो विषम जलवायु उस जलवायु को कहा जाता है जहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, जहाँ तापमान वर्ष भर असमान रहता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा रेगिस्तानी इलाके की बात है, तो जान लेते हैं कि रेगिस्तानी इलाके आखिर होता क्या है। तो रेगिस्तान या मरुस्थल एक ही चीज़ होता है। रेगिस्तान या मरुस्थल उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर रेत यानी बालू की बहुलता होती है और जहाँ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पानी की कमी होती है, उसे रेगिस्तानी इलाके कहा जाता है। उसके बाद है कि जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भट्ठों में किया जाता था, जिससे मकान बनाने के लिए ईंट पकाई जाती थी। दोस्तों आप लोग अभी भी देखते होंगे कि चिमनियों में ईंटें पकाई जाती है घर बनाने के लिए। उसी प्रकार पुराने ज़माने में भी लोग घर बनाने के लिए ईंट पकाते थे भट्ठों में। लकड़ी से नौकायत भी बनाई जाती थी।
भूमि उपजाऊ थी, पता चलता है कि जौ और गेहूं का काफ़ी अधिक उत्पादन होता था। दोस्तों आप इसको नोट कर लें कि जौ और गेहूं का अधिक उत्पादन होता था। लकड़ी से नौकाएं बनाई जाती थी। खेतों में हल जोते जाते थे, इसलिए काफ़ी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली गई होंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, कन्फर्म नहीं है। गांव के लोगों को जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था। अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की ज़रूरत के लिए शहरों में भेज दिया जाता था। शहरों में इसलिए भेज दिया जाता था क्योंकि शहर के जो निवासी थे वे तो कृषि नहीं करते थे, वे तो कारीगर थे और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते थे, शिल्प विज्ञान से जुड़ा हुआ काम करते थे। इसलिए नगरवासी जो थे वो तो अपने उपयोग से ज़्यादा अनाज का उत्पादन करते थे और बचे हुए अनाज को इसीलिए नगरवासियों के लिए नगर में भेज दिया करते थे। देखिए यहाँ बात आ गई कि नगरवासी खेती नहीं करते थे, वे मुख्यतः शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन तथा विनिमय करके जीविका चलाते थे। व्यापारी जो थे वे अपना जीवन का भरण पोषण कैसे करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा अपनी जीविका को चलाते थे। वे अपने हाथों से चीज़ बनाते थे, जैसे मनके, कपड़े और गहने। दोस्तों इसमें थोड़ा सा वस्तु विनिमय की बात आई है, तो वस्तु विनिमय क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विनिमय तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले तो पैसा का चलन नहीं था, तो लोग जो थे अपने जीवन के भरण पोषण के लिए अपना चीज़ जो था दूसरों से अदला बदली करके अपना जीवन को भरण पोषण किया करते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई कृषि करता है और कोई दूसरा व्यक्ति कुम्हार होता है, तो वे एक दूसरे से, जैसे उनको मिट्टी के बर्तन का ज़रूरत है तो वे मिट्टी के बर्तन दे देते थे और इनको अनाज का ज़रूरत है तो अनाज ले लेते थे। इसी प्रकार पुराने ज़माने में यानी पुराने समय में वस्तु विनिमय करके लोग अपने जीवन का भरण पोषण करते थे। उसके बाद है दोस्तों, वे अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, जैसे मनके, कपड़े और गहने। इन चीज़ों का नगरों में इस्तेमाल होता था। ऐसी कुछ चीज़ें सुदूर देशों को भी भेजी जाती थी, जैसे फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और इराक के सुमेर राज्य को। जैसे लोग जो थे हाथ से आभूषण, मिट्टी के बर्तन और औजार बनाते थे, तो ऐसे जो कुछ चीज़ों था तो व्यापार करते थे ना मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी सबसे, तो वे इन देशों को भी भेजा करते थे। सुदूर देश मतलब होता है दोस्तों दूर का देश। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।